अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं फारूक हूँ और आप यहाँ फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, ये वीडियो ज़रा डिफरेंट टॉपिक पर होना थी, पाकिस्तान के करंट अफेयर्स पर, लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि इससे अहम तरीन मामला कुछ हो ही नहीं सकता कि जो मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए, आपको बताना चाहिए। इससे बड़ी खबर कोई हो ही नहीं सकती। जनाब, अब तक इसराइल और ईरान आमने सामने नहीं आए थे जब से इसराइल ने गजा के अंदर बमबारी और जुल्म सितम शुरू कर रखे हैं। इसराइल अपने प्रॉक्सीज के जरिए मामला को चला रहा था और खुद इसराइल भी बड़े नपे तुले अंदाज में धमकियों की सूरत में मामला कर रहा था। लेकिन इसराइल ने इतना बड़ा कदम उठाया कि जनाब अब ये एक बड़ी और खुली जंग होने जा रही है और इसराइल और ईरान आमने सामने आ चुके हैं। जनाब, इसराइल ने रात को जनाब शाम के अंदर, सीरिया के अंदर ईरान के जो सफारत खाना है IRGC के साथ था, उस पर हमला कर दिया और उनकी जो पासदार ने इनकलाब का हेडक्वार्टर शाम में था, उसकी बिल्डिंग को तो मुकम्मल तबाह करके मिसाइल बरसाया। जनाब, इसराइल ने ईरान के सफारत खाने पर IRGC यानी कि पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स का जो हेडक्वार्टर था उस पर, और उस दौरान उनके 7 सीनियर कमांडर जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिनके अंदर उनके पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी और नायब ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हादी शामिल हैं। और ये जो है मामला बहुत सीरियस हो चुका है, इतना कि इस पर जितने भी तमाम ईरान के दीगर ताल्लुकात वाले ममालिक थे, जिन्हें पाकिस्तान शामिल है, उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने कहा, जनाब हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, वरना ये पाकिस्तान और दीगर ममालिक UK वगैरह इस पर इजहार अफसोस ना करते। और 7 जो कमांडर शहीद हुए, जिनमें नायब ब्रिगेडियर जो IRGC के कुछ फोर्स के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी थे, उनके नायब जो थे ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हादी जामी और रहीमी, ये भी जनाब इस मामले में शहीद हो गए। और अब जो मामला है वो आगे कैसे बढ़ा है, इस पर बात करेंगे। इस मामले के फौरन बाद ईरान के जो वजीर खारजा थे वो सामने आए और ईरानी सदर सामने आए हैं। उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया कि ये अब हमारे सब्र का इम्तिहान है। ये ईरान के जो उनकी मिलिशियाज हैं, हिजबुल्लाह और दीगर यमन वगैरह में उनका, और हमारे जो IRGC पासदारान इनकलाब है, उनके सब्र का इम्तिहान है। अब चीज़ यहाँ क्लियर कर दूं कि जनाब, जो IRGC है ये ईरानी फौज नहीं है, ये ईरानी फौज से भी ऊपर है। जैसे हमारी ISI कह लें, और जैसे हम ISI को अपनी खुफिया एजेंसीज को देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, इस तरह उनकी IRGC है। ये इंतहाई उनकी बहुत ही ताकतवर तरीन एक सिक्योरिटी फोर्स कह लें, आम अल्फाज में कहूँ तो। और IRGC ईरान के इनकलाब के बाद इमाम खुमैनी ने बनाई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो उनकी फौज है ना वो बिक जाती है और वो फौज बिक कर फिर कोई भी दीगर मामला, जैसे कि माशाल्लाह आम अल्फाज में कह सकते हैं, लगा सकती है। लिहाजा उन्होंने फौज की निगरानी या फौज से अलग रखकर अपने सिक्योरिटी मामला को मजीद सीक्रेट करने के लिए IRGC यानी कि पासदारान इनकलाब बनाई थी। और वो जितने भी मामला हैं, किस मुल्क के साथ कैसे मामला रखने हैं, खारजा मामला को, दाखिली मामला को, वही पासदारान इनकलाब देखती है। और जो भी यानी असलहा है, जो भी मामला उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको IRGC देखती है, पासदारान इनकलाब। और इससे पहले IRGC के जनरल सलमानी को भी अमेरिका ने ड्रोन अटैक में उड़ाया था। और अब जबकि इन्होंने IRGC की कुछ फोर्स के सीनियर कमांडर को उड़ाया, तो उन्होंने कह दिया अब तो दमादम मस्त का अंदर होगा। और ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं देंगे, उनका हम जवाब देंगे। और इसमें ईरान की अपनी भी थोड़ी खामी है। जनाब, ईरान ने इससे पहले कहा था कि हम ईरान इससे पहले कोई बड़ा जवाब नहीं दिया इसराइल को गजा के मामले पर, बस खुश्क धमकियां देता रहा है कि हम मिसाइल बरसा देंगे, हम ये करेंगे, लेकिन पीछे रहकर वो हिजबुल्लाह की हिमायत करता रहा है। लेकिन इस वक्त जबकि तमाम अमेरिका और दीगर यूरोपीय मालिक भी इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो कह रहे हैं गजा में जो हो गया इसका जवाब हम नहीं दे सकते, इसका वजन हमारे कंधे नहीं उठा सकते। जितने बच्चे शहीद हुए, जो मामला हुए, हम इस पर हम जवाब दे नहीं है पूरी दुनिया को। ये दहशत गर्दी हो रही है गजा के अंदर, लिहाजा उन्होंने इस चीज का फैसला किया। वो पीछे हटके यूरोपीय मालिक अंदाजा के जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर जो करारदाद पास हुई, उसको अमेरिका ने जनाब वीटो भी नहीं किया इस बार। और फिर ईरान के मामले में भी, और फिर इसराइल गजा के मामले में काफी परेशान था कि तन्हाई का शिकार था इस मामले में इंटरनेशनल लेवल पर। तो उन्होंने कहा क्यों ना इस जंग को मजीद बढ़ा दिया जाए और जंग को इस हद तक ले जाया जाए जहां ये ममालिक
پیچھے رہنے کے قابل نہ رہیں، اور اگر جس طرح انہوں نے اٹیک کیا ایران کی ایمبیسی پر، سفارت خانہ جناب، جو سفیر ہوتے ہیں نا کسی ملک کے وہ اس ملک میں جا کر مرڈر کر بھی دیتے ہیں تو پرسونا نان گریٹا قرار دیتے انہیں جناب، وہاں سے ملک بدل کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ اور وہاں شام کے اندر کی تیسرے ملک میں جا کر کسی دوسرے ملک کے سفارت خانے پر اگر حملہ کیا جاتا ہے تو یہ تو بہت ایک بڑا ظلم ہے اس سارے معاملے میں جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اب دیکھنا ہے کہ ایران کی جانب سے کیا جواب دیا جاتا ہے۔ اسرائیل نے قدم اٹھا لیا اس جنگ کو بڑھانے کا، اس جنگ کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرنے کا، کہ ایران بھی کودے اور ایک موقع مزید مل جائے، جو یورپی ممالک امریکہ، آسٹریلیا، یو کے وغیرہ جو پیچھے جا چکے ہیں، بیک فٹ پہ حمایت نہیں کر رہے غزہ کے معاملے میں اسرائیل کی، وہ آگے آئیں اور ایک مزید ایک حمایت ملے۔ اور اس جنگ میں شکست خوردہ اسرائیل اپنی شکست غصہ وہ اس معاملے میں نکالنا چاہتا ہے کہ جنگ کو پھیلایا جائے اور اس کو ایک معیار کو دیا جائے اور ہماری شکست کو چھپایا جائے، لیکن اس طرح ہوگا نہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایران کس طرح جواب دیتا ہے، اور جواب دیا جائے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ چند گھنٹوں میں، یہ تو پھر چند دنوں پہ محیط ہوتی ہیں چیزیں، کہ اگر کل کوئی معاملہ ہوا ہے، اس طرح کا حملہ ہوا ہے، تو ایک دو دن کے اندر سارے معاملات کو دیکھ کر، خارجہ معاملات کی داخلی معاملات کو، چیزوں کو دیکھ کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور تگڑا جواب دیا جاتا ہے۔ پاکستان نے ایران کو بھی جواب دیا تھا 24 گھنٹوں کے اندر، انڈیا کو بھی جواب دیا تھا، ان کے چہرے پاکستان میں آئے اور کس طرح وہ ایک فیک قسم کی فلیگ شپ آپریشن کر کے چلے گئے، اور بعد میں جب پاکستان نے وہاں پھر معاملات کیے، ان کے ابھینندن کو پکڑا، تو یہ جواب دیا جاتا ہے۔ اور اب انتظار کیا جائے گا ایران کا کہ وہ جواب کس طرح دیتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ کے بعد